नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है लेटेस्ट और न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का अध्ययन करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा संविधान की प्रस्तावना। देखिए, इसको पहले इसकी जो थ्योरी है पहले हम करा चुके हैं। थ्योरी का वीडियो प्लेलिस्ट लिंक एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देखते हैं थ्योरी को, तब आपको ये एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है, तो हम वैसे समझाने की इसमें कोशिश करेंगे 100%। टॉप मोस्ट 50+ क्वेश्चन इस वीडियो में कराने वाले हैं, जो कि डिफरेंट टाइप के एग्जाम जैसे यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आरआरबी के भी डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। तो जिस भी एग्जाम्स में का सिलेबस में इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था आता है, उसमें ये क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सबका जो सिलेबस होता है कॉमन होता है, सिर्फ लिखा होता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी में से पूछा जाएगा। तो ये नहीं लिखा होता है किस टॉपिक में से नहीं पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए अगर आपके एग्जाम में जीके जीएस का पोर्शन आता है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें। कुछ भी कहना है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, संविधान की प्रस्तावना से संबंधित एमसीक्यूज को करने से पहले हम प्रस्तावना को अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इसी से पुटअप हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें स्टार्टिंग में दिया हुआ है हम भारत के लोग। ध्यान से देखेंगे, हम भारत के लोग। कई बार यही पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में जो स्टार्टिंग के शब्द हैं वो क्या हैं। हम भारत के लोग, हम भारत के लोगों से शुरू होता है भारत का संविधान। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष बात एक ही है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, तो ये है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, प्रस्तावना में स्टार्टिंग के मैंने बता दिया स्टार्टिंग के शब्द क्या है, हम भारत के लोग। कई बार यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। दूसरी बात, प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है 42वें संशोधन द्वारा। ठीक है, टोटल अभी 100 से ऊपर संशोधन हो चुके हैं संविधान में। इनके लिए अलग से एक वीडियो कंप्लीट बना दिया जाएगा। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। कौन सा? एक तो है समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष बात एक ही है। देखिए, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि किसी एक विशेष धर्म को इसमें मान्यता नहीं है, कि एक ही विशेष धर्म को बढ़ावा नहीं मिल सकता, यानी कि सभी धर्म समान है। और दूसरा है राष्ट्र की एक, क्या है यहाँ पर? राष्ट्र की अखंडता। दूसरा शब्द है राष्ट्र की अखंडता। ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्र की एकता, अखंडता, यानी कि ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी। जो मूल प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द नहीं थे, तो 3 शब्द जोड़े गए थे 1976 में। बार बार ये रिपीट होकर क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग होती है हम भारत के लोग, यानी कि भारत के लोग, यानी सभी प्रांतों से कुछ लोग चुने गए थे, सदस्य चुने गए थे। संविधान सभा के आधार पर संविधान का गठन हुआ था। तो प्रस्तावना में सभी ऐसे शब्दों को समायोजन किया गया जिससे हमारे देश का कल्याण हो सके, राज्यों का कल्याण हो सके। ठीक है, तो इस प्रश्न का देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न का, देखिए मैं प्रश्न की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ। तो इस प्रश्न में देखो क्या आएगा, यहाँ पर एक्स दिया हुआ है कि एक्स का अर्थ क्या है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, बन के तैयार। तो चलिए, ये रहा पहला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? आत्मा की आख्या का मतलब ये है, जिसे हम बोलते हैं क्या? आख्या का मतलब है वर्णन, हम बोल सकते हैं। ठीक है, आत्मा का वर्णन किया गया है, तो आप यहाँ देख सकते हो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा प्रस्तावना। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना में इतना कुछ भरा गया है, इतना कुछ रखा गया है जिसमें सब कुछ, यानी कि कहते हैं आत्मा है, उसके बिना संविधान में कुछ भी नहीं है।
है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ए, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया, तो आंसर है प्रस्तावना पर। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग इन शब्दों से शुरू होती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें देखनी है। देखो इसमें हो सकता है आपको ये लोकतांत्रिक भारत है, गणराज्य है, ये भी आपको मिल रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है क्या, उसको हमें ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया गया कि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, तो शुरू यहाँ से होती है। ठीक है, जनप्रिय संप्रभुता। तो यहाँ आपको ये क्लियर हो रहा होगा भारत की, तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा होगा, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया, जब प्रस्तावना करा रहा था तो हम भारत के लोग स्टार्टिंग में ये शब्द लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये जनप्रिय संप्रभुता। ठीक है, जनप्रिय संप्रभुता यानी कि हम भारत के लोगों से शुरू होती है भारत के संविधान की प्रस्तावना, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो इसमें चारों ऑप्शन को आप देखेंगे ध्यान से। इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है। यह राज्यों का एक संघ है। भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। आंसर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। ठीक है, राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्धारित होता है और वंशावली पर आधारित नहीं है। इस ऑप्शन में इसको भी पूर्ण इसमें से विस्तार नहीं किया गया, तो मैं बता दूं वंशावली पर आधारित राज्य का प्रमुख निर्धारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत है एक, तो भारत क्या है भाई? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इसमें कोई नहीं। देखिए हिंदू राष्ट्र स्पेशली नहीं कह सकते और हिंदू मुस्लिम राष्ट्र भी नहीं कह सकते, क्योंकि इस संविधान में इसको बिल्कुल एकदम स्पष्ट किया गया है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र मतलब किसी विशेष धर्म को इसमें बढ़ावा नहीं मिल सकता। सभी धर्म, संविधान के लिए सभी धर्म बराबर हैं। ठीक है, समान हैं। तो ये प्रस्तावना में स्पेशली जो लिखा हुआ है मैं उसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। तो ऑप्शन ए है, राज्य सरकार धर्म के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगी, गलत है। राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकारना, ये भी गलत है। एक धर्म को बढ़ावा नहीं मिल सकता, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं है। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, यानी कि ये नहीं कि किसी एक स्पेशल धर्म को यहाँ पर वरीयता या मान्यता दी जाएगी। तो सभी धर्म क्या है? बराबर है। मैंने इसको पहले भी बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब देखिए बार बार रिपीट, देखो यूपी कांस्टेबल 2014 और आरआरबी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो डिफरेंट टाइप के, स्पेशली ये नहीं है कि एक ही एग्जाम के लिए वीडियो काम करेगा, तो डिफरेंट टाइप के एग्जाम्स के लिए वीडियो जो बहुत ही वैल्यूएबल है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य, अब देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बिल्कुल नहीं। देखो बहुत क्वेश्चन तो हम एलिमेंटिंग मेथड से ही इनका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। एलिमेंटिंग मेथड से थोड़ा सा आपको सूझबूझ है, ठीक है, तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, ये भी गलत है। अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन, ये भी गलत है। तो किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता, ये बिल्कुल एकदम मजबूत आंसर है। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ठीक है, अब वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र होता है। देखिए गणतंत्र का भी मैंने आपको पहले आंसर इसको बता दिया है। गणतंत्र होता क्या है? देखिए राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, ठीक है, जिसका मतलब यह है कि गणतंत्र का मतलब ये होता है राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो। ठीक है, तो राज्य में भी हम बोल सकते हैं जैसे सीएम बनते हैं, राज्य मुख्यमंत्री बनते हैं, वो भी वंशावली पर आधारित नहीं है। ठीक है, जनता उनको चुनती है। ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है स्पष्टली, ठीक है, कि हम भारत के लोगों से ही संविधान शुरू होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो मैं आपको बता दूं, उद्देशिका मतलब प्रस्तावना को ही उद्देशिका कहते हैं। और 42वें संशोधन मैंने बताया था 1976 में हुआ था, उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, कौन कौन से थे वो? पहला शब्द था समाजवादी,
धर्मनिरपेक्ष, और दूसरा था धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा था राष्ट्र की अखंडता। तो इसमें दो शब्दों के बारे में पूछा गया, कहीं कहीं आपको तीनों मिल जाएंगे, तो उसमें से एक एलिमिनेट करना है आपको, ठीक है। तो आंसर आपको मिल गया होगा, इसका आंसर करेक्ट है इसमें सी, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। ये दो शब्द थे, इसके अलावा एक शब्द और था, राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, जिसे उद्देशिका भी बोलते हैं, में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, ठीक है। जो ऑप्शन इसको संविधान की प्रस्तावना के जो सारे वर्ड इसमें फुलफिल करते हैं, सबसे ज्यादा देखो यहाँ पर हैं, एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य। तो ये आंसर क्या है इसमें एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी वर्ड इसमें उसमें दिए हुए हैं प्रस्तावना में, वो सभी इसमें इंक्लूडेड हैं। ओके, तो आंसर हमारा करेक्ट है सी, ठीक है। बीपीएससी 1998 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। तो गणतंत्र मैंने आपको पहले कई बार इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है कि भारत में वंशानुगत शासक नहीं होगा। बहुत सारे देश हैं जिनमें वंशानुगत शासक ही बनते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत एक गणतंत्र देश है, यहाँ पर वंशानुगत शासक नहीं होता है, जनता द्वारा शासक को चुना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना में नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेंगे कौन कौन से शब्द हैं इसमें। समाजवादी बिल्कुल था, पंथ निरपेक्ष था, प्रभुत्व संपन्न, ये बिल्कुल स्टार्टिंग में ही दे रखा है इसको, लोक कल्याण, ठीक है। लोक कल्याण जो ये वर्ड था, ये वाला शब्द इसमें स्पेशली इसको डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको आंसर इसका मिल गया होगा। तो आंसर इसमें है, यानी कि ये वाला शब्द नहीं था, ऑप्शन इसमें डी है। आप ध्यान से देखेंगे नहीं है इसमें बोला गया, कई बार इसको हम भूल जाते हैं, इसका ध्यान नहीं करते हैं और ऑप्शन हम गलत टिक कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है। देखिए, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है कि जिसमें जनता के कल्याण के लिए नई नई स्कीम लॉन्च की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है। देखिए, अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर, देखिए अधिकतम संख्या से मतलब नहीं है, यहाँ पर ध्यान देंगे कि हम कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, इसमें मेन चीज जरूरी। तो ये सबसे प्रबल आंसर है। सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान किया, तो ये भी ठीक है, परंतु अगर हम बात करें मजबूत जो आंसर है, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, ये सरकार के लिए बहुत जरूरी है, राज्य के लिए, ठीक है। आप स्पेशली यहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा क्या, देखिए, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। बार बार वही क्वेश्चन, बार बार वही आ रहा है, क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। उसका अपना लिखित संविधान है, इसका भी कोई मतलब नहीं है गणराज्य से। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। देखिए, इनमें से कोई सा भी प्रबल आंसर नहीं है। सबसे ज़्यादा जो मजबूत आंसर है, राज्य अध्यक्ष जो भी होता है, सीएम वगैरह, ठीक है, सबका क्या होता है, चुनाव होता है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए हो जाता है करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है। बीपीएससी में पूछा गया, थोड़ा सा लेवल तो आई होगा ही, क्योंकि ज़्यादातर इसमें शब्द दिए गए हैं और ये शब्द क्या है, डिफरेंट टाइप में दे रखे हैं, ठीक है। अब ये क्रम पूछ रहा है, शब्द तो सारे हैं लेकिन क्रम पूछ रहा है, क्रम इसमें कौन सा सही है, ठीक है। प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा इसमें क्रम कौन सा सही है। आप देखेंगे यहाँ पर सार्वभौम सत्ता संपन्न, यानी कि सार्वभौम सत्ता संपन्न, सत्ता मिलेगी, उसके बाद फिर क्या होगा, समाजवादी होगा, उसके बाद धर्म के बारे में सोचेंगे, उसके बाद जनवादी गणतंत्र बनेगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप ट्रिक से देख सकते हैं, पहले सत्ता मिलेगी, समाजवादी का फिर गठन होगा, फिर धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी विशेष धर्म को नहीं मिलेगा, तो फिर उसके बाद फिर जन लोगों की गणना अच्छे तरीके से हो सकेगी। आप इस तरीके से इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको आपके अकॉर्डिंग सूटेबल लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर। देखिए, सेक्युलर का मतलब है धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष। ये इसका अर्थ क्या है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ यह है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, एकेश्वरवाद है, बहुदेववाद है और सभी धर्मों की अस्वीकृति है। देखिए, यहाँ पर जो है आंसर निकालना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको लग रहा होगा कि ये आंसर है या फिर यहाँ पर ये आंसर है। अब दोनों में से आंसर कौन सा है, तो मैं आपको बता दूं, सभी धर्मों को अस्वीकृति, यानी किसी धर्म को नहीं मानना, तो ये तो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। सभी धर्म को माना जाएगा, लेकिन विशेष रूप से किसी एक धर्म को नहीं माना जाएगा। तो प्रबल जो आंसर है इसमें कौन सा हो जाएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। ये संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, ठीक है। अस्वीकृति वर्ड तो कोई इसमें है ही नहीं, ठीक है।
तो आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो संविधान की प्रस्तावना को अगर बार बार पढ़ लेते हो तो बहुत सारे जो क्वेश्चन तो उसी से कवर अप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको देखेंगे यहाँ पर, थोड़ा देखिए यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन थोड़ा इस तरीके से इसको घुमा के पूछा गया है, घुमा के इस क्वेश्चन को बनाया गया है। हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाए। तो मैं आपको बता दूँ यूपीएससी यूपीपीएससी इनमें क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई कर देते हैं कि आपको ज़्यादातर उस क्वेश्चन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब आप आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें तो एलिमेंटिंग मेथड भी काम कर जाता है। देखिए यहाँ पर शब्द धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेकुलर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहले देखेंगे आप 1976 में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष, बिल्कुल ये सही बात है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वां नहीं था, 42वां संविधान संशोधन था और यह मूल प्रस्तावना में था। ठीक है, और ये किसमें था? मूल प्रस्तावना में था। ठीक है, आपको ये मिल रहा होगा, लेकिन मूल प्रस्तावना का पहला, क्योंकि मूल प्रस्तावना में नहीं था, क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो आंसर इसमें करेक्ट है, एक तो पहला, तीसरा और एक पहला, यानी कि इसमें देखेंगे हम इसमें कौन सा जो है चुन के देखेंगे हम इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें बी वाला एकदम करेक्ट है, यानी कि 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मूल प्रस्तावना में ये बिल्कुल कतई नहीं था। ठीक है, मूल प्रस्तावना में ये बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब पहली बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ तब इस शब्द को जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता, 3 शब्द थे, इनको अच्छे से रट लीजिएगा, क्योंकि ये चीजें समझने वाली भी हैं। प्रस्तावना को मैंने समझाया है, कुछ चीजें रटी जाती हैं, कुछ चीजें समझी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो 2 टाइप से लिखा हुआ है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, भारत का जो संविधान है, तो दोनों तरीके से यहाँ दे दिया है, हम भारत के लोग। तो अब यहाँ पर देखिए भारत के लोग, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनहित में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ है। ठीक है, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, समाजवाद का यही अर्थ होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ठीक है, तो मैंने 3 शब्द आपको बता दिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा कौन सा था? राष्ट्र की अखंडता। तो उसमें उनमें से एक है समाजवाद यानी कि समाजवादी, तो ये शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है। स्टार्टिंग का पहला प्रश्न भी यही था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्दों से। ये मैंने स्टार्टिंग बता दिया, कई बार क्वेश्चन ज़्यादातर नीचे घुमा फिरा के नीचे बनने, बीपीएससी 1994 क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ध्यान देंगे, नहीं झलकता है, ये हमें ध्यान से देखना है, कई बार इसको भूल जाते हैं। तो नहीं झलकता है, चीनी क्रांति का इसमें कोई समावेश नहीं था, बाकी हमारा संविधान डिफरेंट टाइप के देशों से ये लिया गया है, तो चीनी क्रांति का जो है समावेश इसमें बिल्कुल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक है। ठीक है, तो यहां पर पहला ही ऑप्शन है प्रभु तो संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो आंसर हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो आपको आंसर इसका मिल गया होगा, प्रस्तावना। ठीक है, तो ये सभी आदर्श किस में दिए गए हैं? प्रस्तावना में सब कुछ आदर्श दिए गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? बार बार वही क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, देखो इनको अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न जो शब्द थे? धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र और अखंडता। तो ये वर्ड यानी कि राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। तो ठीक है, एकता और अखंडता, इसमें एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये तीनों शब्द थे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता। तो गुट निरपेक्ष बिल्कुल नहीं था, यानी कि किसी ग्रुपिंग का कोई इसमें वो मैटर नहीं था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो यहां पर देखेंगे आप, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। उक्त शब्द 1976 के संशोधन द्वारा जोड़े गए, बिल्कुल ये सही कह रहा है। ये शब्द 1976 के, उक्त मतलब इसमें जो देख सकते हो आप इस तरीके से दिया, तो इसी के जो है रिलेटिव में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, इसी के रिलेटिव में क्वेश्चन दिया है, तो करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा
ये बिल्कुल सही है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। उक्त का ये इसके सापेक्ष पूछा गया है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे इसमें, ठीक है। तो आंसर हमारा करेक्ट है बी, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? ऑप्शन ए है संवैधानिक राजतंत्र, बी वंशानुगत लोकतंत्र, सी है लोकतांत्रिक राजतंत्र और डी है लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो आंसर है इसमें देखिए करेक्ट उपयुक्त सभी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? तो आंसर है जनता में, ठीक है, जनता में निहित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो आंसर करेक्ट है प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे की व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो कहीं नहीं तो बिल्कुल नहीं है, ये तो एकदम हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें प्रस्तावना, ठीक है, आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो आंसर करेक्ट है हमारा डी, यानी कि संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि नहीं होती है। ये नहीं होता है कि इसमें इस तरीके से हम इसको आज ही लागू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो यहाँ पर देखेंगे, पहला ऑप्शन है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ऑप्शन सी है प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति। सबसे प्रबल आंसर है डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की आवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो मैं आपको बता दूं, आपको ये पता होगा, भारत और इंडिया, दो नाम बोले जाते हैं, इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है। किसके द्वारा स्वीकृत है? भारत की जनता के द्वारा इसको स्वीकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान को किस संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बन के तैयार हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? आंसर है 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। देखिए RRB, SM, CG ये 2004, 5 और 6 पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो आपको आपका आंसर मिलेगा 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना था। संविधान के उद्देश्य का यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया जा चुका है? मैंने स्टार्टिंग बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सिर्फ एक बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो आपको पता होगा 1976 में किया गया था। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके बारे में पहले डिटेल में बता दिया है। इसके बारे में देखो, ये क्वेश्चन नंबर 46, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? 26 नवंबर, जिस दिन हमारा 26 नवंबर को संविधान दिवस भारत में मनाया जाता है। तो आंसर करेक्ट है 26 नवंबर 1949, ये करेक्ट आंसर है इसमें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने इस क्वेश्चन को बता दिया था। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? तो कौन सा? देखो, पूजा की समानता, ये नहीं कि सबको पूजा की समानता का ये कोई मैटर नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सब कुछ ठीक है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और विचार की स्वतंत्रता सबको है, ठीक है। तो ये तो संविधान में है, लेकिन पूजा की समानता ये कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर स्पेशली कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में क्या दिया हुआ है।
नेक्स्ट प्रश्न है 26 नवंबर 1949 को अंकित भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ध्यान देंगे जो बाद में यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे वो शब्द बिल्कुल नहीं मिलेंगे इसमें। एक तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द उसमें बिल्कुल भी नहीं थे। तो इस तरीके से हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, ये शब्द नहीं थे। गणराज्य मूल जो प्रस्तावना थी उसमें था। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इनमें से कौन सही है? तो पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा है इसकी स्वीकृत प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। तीसरा है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं किया जा सकता। ये इसमें चारों दिए हुए हैं। ठीक है, तो चारों में से इसमें कौन सा करेक्ट है ये हमें इसमें देखना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये संशोधन नहीं किया जा सकता, ये तो बिल्कुल गलत है। तो ये गलत है, इसका मतलब है ये तीनों 1, 2, 4 ये हो जाते हैं हमारे सही। तो ऑप्शन है हमारा बी एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए? आपको पता होगा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। देखिए हम सभी नागरिकों की बात करें, प्रजा की बात करें तो आंसर इसमें जाहिर सी बात है कि प्रजातंत्री राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो देखिए डिफरेंट टाइप का, यानी कि अभी ये 2015 में यूपीपीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन है, ये आपको आंसर पहले ही मिल गया होगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आंसर करेक्ट है इसमें संविधान की प्रस्तावना में ये स्पेशली ये दिया हुआ है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा संशोधन करके प्रस्तावना में ये 3 वर्डों को रखा गया था। कौन कौन से? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और राष्ट्र की अखंडता। ठीक है, 3 शब्दों को। तो राइट आंसर है इसमें बी संविधान की प्रस्तावना। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं न्याय 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा इसमें? ए। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो हम भारत के लोग। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है तो भारत के लोग ही इसके क्या हैं? स्रोत हैं। ठीक है, तो राइट आंसर है इसमें बी। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? तो आंसर करेक्ट है इसमें यह लागू नहीं किया जा सकता है। आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखते हुए अगर यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है और हमारे चैनल को आप प्यार भरा सपोर्ट यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक।